नेता, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म देते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मूल न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें SMS कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और SMS करें 963। नमस्कार, आप देख रहे हैं मून प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा अग्रवाल। खबरों की ओर रुख करने से पहले एक बार नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट पावर, ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप, हील, हेल्थ, हैप्पीनेस, ग्लोबल रेनबो हेल्थ केयर। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल ने डॉक्टर वैभव अग्रवाल की गिरफ्तारी के मामले में ADG अजय आनंद से की मुलाकात। IMA में दिखा आक्रोश, मामले की गहनता से जांच किए जाने की उठाई मांग। प्रेमिका को एंड्रॉइड मोबाइल दिलाने को लेकर युवक बना हत्यारा। मोबाइल हासिल करने के लिए जितेंद्र की कर दी गई हत्या। पुलिस ने मोनू हत्यारोपी को मोबाइल सहित किया गिरफ्तार। 5 जनवरी को आगरा के थाना सिंह इलाके में हुई थी जितेंद्र की हत्या। ताज महोत्सव को रद्द और मिडनाइट बाजार को अनुमति दे फंसा जिला प्रशासन। पर्यटक उद्यमी और विपक्ष ने प्रशासन की मंशा पर खड़े किए सवाल। कोरोना संक्रमण फैलने की कहते हुए प्रशासन ने रद्द किया ताज महोत्सव, तो वहीं भीड़भाड़ वाले आयोजन मिडनाइट बाजार को दी अनुमति। पूर्व विधायक के बेटे और पत्नी के खिलाफ दर्ज हुआ हत्या का मुकदमा। कोर्ट के आदेश के बाद दर्ज किया गया मुकदमा। आगरा रिंग रोड स्थित मनोज मित्तल की हत्या का आरोप पूर्व विधायक जगन प्रसाद गर्ग के बेटे सौरभ गर्ग, वैभव गर्ग और पत्नी लक्ष्मी देवी के खिलाफ दर्ज हुआ हत्या का मुकदमा। आगरा थाना MM गेट पुलिस को मिली बड़ी सफलता। धोखाधड़ी और टप्पेबाजी करने वाले गैंग के एक सदस्य को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गैंग के सदस्य अख्तर से 10,500 नकद और एक मोबाइल फोन किया बरामद। एक बार फिर हुआ आगरा जिले में ड्राई रन। कोरोना वैक्सीन लगाए जाने का किया पूर्वाभ्यास। 68 स्वास्थ्य केंद्रों पर लगाई जा रही वैक्सीन। सरकारी के साथ निजी हॉस्पिटल भी किए गए शामिल। छात्रों ने विश्वविद्यालय की ओर से लागू की गई व्यवस्था पर खड़े किए सवाल। फाइनल ईयर में भी सभी छात्रों को पास किए जाने की उठाई मांग। BA, LLB और LLB में लगभग 90% से अधिक छात्र फेल। लायंस क्लब आगरा विशाल की ओर से 25वां निःशुल्क ऑपरेशन शिविर 14 जनवरी से शुरू। शांतिवीर इंस्टीट्यूट में होगा ऑपरेशन शिविर। 100 मरीजों के ऑपरेशन का रखा गया लक्ष्य। राज्य तैराकी संघ में आगरा की होगी दमदार भागीदारी। लखनऊ में संपन्न हुए चुनाव। राहुल पालीवाल उपाध्यक्ष तो उमेश शर्मा चुने गए संयुक्त सचिव। छात्र संगठनों के पदाधिकारियों ने विश्वविद्यालय में किया प्रदर्शन। छात्र नेताओं ने कुलपति के फैसले को बनाया तानाशाही निर्णय। विश्वविद्यालय में छात्रों की समस्या को जल्द से जल्द समाधान की कही बात। लीडर्स आगरा ने मनाया अपना 5वां स्थापना दिवस। विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल अध्यक्ष, डॉक्टर पार्थसारथी शर्मा ने काटा केक। महामंत्री पूर्व पार्षद सुनील जैन ने किया संचालन। सपा जिला संगठन में हुआ विस्तार। कुसुमलता यादव को मिली महिला जिलाध्यक्ष की कमान। शिकोहाबाद तहसील के कानून गौ कुमार ने खेत की पैमाइश को लेकर ली 10,000 की रिश्वत। किसान ने लगाया आरोप। किसान ने रिश्वत लेने का वीडियो किया वायरल। फिरोजाबाद पुलिस को मिली बड़ी सफलता। मुठभेड़ के दौरान 9 बदमाश गिरफ्तार। बदमाशों से 8 तमंचे, एक राइफल के साथ भारी मात्रा में कारतूस भी बरामद। स्कॉर्पियो गाड़ी में आए थे बदमाश। सतर तोड़ने का सामान भी हुआ बरामद। सूने मकान का ताला तोड़कर लाखों की चोरी। अपने ननिहाल गई थी प्रसपा नेत्री, घर को खाली देख चोरों ने बनाया निशाना। फिरोजाबाद शिकोहाबाद के आवास विकास कॉलोनी का मामला।
थाना शमशाबाद पुलिस ने जुआरियों पर मारा छापा। जुआरियों में मची भगदड़। शमशाबाद पुलिस ने मौके से जुआ खेलते हुए 5 जुआरियों को पकड़ा। आगरा के डॉक्टर वैभव अग्रवाल को फर्जीवाड़े के आरोप में मथुरा पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस मामले में आईएमए आगरा के पदाधिकारियों ने अपना विरोध दर्ज कराते हुए एडीजी अजानंद से मुलाकात की। आईएमए का कहना है कि डॉक्टर वैभव अग्रवाल को गलत तरह से फंसाया गया है, जिसमें पुलिस को जांच के बाद कार्रवाई करनी चाहिए थी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल ने डॉक्टर वैभव अग्रवाल की गिरफ्तारी के मामले में एडीजी अजानंद से मुलाकात की। डॉक्टर वैभव अग्रवाल को जिला मथुरा के थाना छत्ता पुलिस ने एक दिन पूर्व ही फर्जीवाड़े के मामले में गिरफ्तार किया था। अगस्त 2020 में दर्ज इस मुकदमे में वादी को एसएन मेडिकल कॉलेज में अपना सिटी स्कैन कराना था, लेकिन उसने वैभव डायग्नोसिस नाई की मंडी में जाकर डॉक्टर वैभव अग्रवाल से अपना सिटी स्कैन कराया, जिसके बाद सिटी स्कैन की रिपोर्ट थाना छत्ता पुलिस को सौंप दी गई। पुलिस को जांच में यह मामला झूठ लगा, जिसके चलते मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने डॉक्टर वैभव अग्रवाल को गिरफ्तार करते ही जेल भेज दिया। इस मामले को लेकर आईएमए में काफी आक्रोश है और आईएमए ने एडीजी अजय आनंद से मुलाकात कर इस मामले की गहनता से जांच किए जाने की मांग उठाई। साथ ही डॉक्टरों के साथ ऐसा व्यवहार न करने की मांग की है। इस दौरान अध्यक्ष डॉक्टर रवि मोहन पचौरी और डॉक्टर राजीव उपाध्याय द्वारा डॉक्टर वैभव अग्रवाल की गिरफ्तारी की निंदा करते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। देखिए, आईएमए आगरा अपने सदस्यों के भयभीत होने से बहुत ज़्यादा चिंतित है कि जिस तरीके से डॉक्टर वैभव अग्रवाल को एक छोटे से क्वेश्चन की वजह से और पुलिस ने गंभीर धाराएं लगाई और बगैर प्रोटोकॉल फॉलो करे हुए, उसकी हम लोग बहुत ज़्यादा चिंतित और भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं। हम लोग इसी ताल्लुक एडीजी साहब से मिले थे और उनसे अनुरोध किया था कि इसकी प्रकरण की पूरे की जांच कराई जाए और जो लोग दोषी हैं, जिनकी गलती की वजह से ऐसा हुआ है, उनको उचित दंड दिया जाए। हम लोग डॉक्टर हैं, इसके समाज के बहुत ही प्रमुख लोग होते हैं और उन लोगों को इस तरह से नहीं लिया जाए कि उन्हें अपराधी बना दे। ये धारा ठोक, वो धारा ठोक, ये धारा ठोक। कोई भी काम होता है, सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है, तो उसमें पहले विवेचना हो। और आईएमए को भी कंसर्न करिए। आईएमए काहे के लिए बैठी है यहाँ पे? हमारे 2000 मेंबर हैं, हम तो यहाँ जिम्मेदार हैं यहाँ पे। अगर हमारा कोई मेंबर गलती करता है, हम भी उसके लिए सजा के लिए तैयार है, लेकिन गलती भी करता है तो फिर उसके लिए फिर इस तरह से एक्शन नहीं होना चाहिए कि हमारी रेपुटेशन पे भी प्रोसीजर लगने लगे कि ये डॉक्टर तो ऐसे है, ये डॉक्टर तो वैसे है। और उन्होंने आश्वासन भी दिया कि इस तरह का हम घटना आगे नहीं होने देंगे। आगरा में तो नहीं हुई है और इसकी हम भी एक बहुत अच्छे से जाँच कराएंगे, एक अधिकारी लेवल पर जाँच कराएंगे और उचित ही काम किया जाएगा अकॉर्डिंग टू रेपुटेशन ऑफ द डॉक्टर्स। चिकित्सकों का कहना था कि डॉक्टर से संबंधित मामले में आईएमए से भी संपर्क करना चाहिए और मामले की तह तक जाना चाहिए। केवल किसी एक के शिकायत दर्ज करने के बाद किसी भी प्रतिष्ठित चिकित्सक को इस तरह से गिरफ्तार कर लेना गलत है। इस दौरान सचिव डॉक्टर संजय चतुर्वेदी, डॉक्टर डी शर्मा सहित अन्य चिकित्सक मौजूद रहे। जितेन हत्याकांड खुलासे में लगी थाना सैया पुलिस को सोमवार को सफलता हाथ लगी। पुलिस ने इस मामले में 2 हत्यारोपी मोनू और सुमित को गिरफ्तार किया है। 6 जनवरी को जितेन का शव झाड़ियों में पड़ा मिला था, जिसके खुलासे के लिए कई टीमों का गठन किया गया था। एसपी देहात सत्यजीत गुप्ता के नेतृत्व में लगी पुलिस टीम ने इसका खुलासा कर दिया है। जितेन की हत्या करने वाले दोनों हत्यारोपियों मोनू और सुमित को जेल भेज दिया गया है, जबकि इनसे मृतक जितेन का ओप्पो का एंड्रॉइड फोन भी बरामद कर लिया गया है। सैया थाना पुलिस ने जितेन हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। इस खुलासे में सबसे बड़ी बात निकल कर आई है। अपनी गर्लफ्रेंड को एंड्रॉइड फोन देने के लिए एक युवक को मौत के घाट उतार दिया गया। दरअसल अब आपको पूरा घटनाक्रम बताते हैं। इस मामले में पुलिस ने मीनू और सुमित नाम के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि सुमित की गर्लफ्रेंड सुमित से एंड्रॉइड मोबाइल फोन मांग रही थी और सुमित बेरोजगार था, जिस पर एंड्रॉइड फोन देने के लिए पैसे नहीं थे। सुमित ने अपने साथी मोनू के साथ मिलकर एंड्रॉइड मोबाइल फोन की व्यवस्था की योजना तैयार की, जिसमें मोनू ने बताया कि उसका एक मित्र राजस्थान से आगरा आया है, जिसके पास एंड्रॉइड मोबाइल फोन है। अपनी गर्लफ्रेंड को मोबाइल फोन उपलब्ध कराने के लिए मोनू और सुमित ने जितेन की हत्या कर दी। उसने बोला था मेरे को कि तुम फोन टच का चलाया करो और हो जाए तो एक मेरे लिए भी दे देना। मैं पैसे तो कमाता नहीं हूँ, फिर भी कोशिश करो, काम पे जाया करो। तो बार पैसे कहती है, मैं काम पे कहीं जाता नहीं हूँ, घर से कहीं जाता ही नहीं हूँ, डोलता रहता हूँ और कुछ लड़कों से ले लेता हूँ, कुछ 10-20-50 रुपये मांग लेता हूँ। नहीं देते हैं तो मैं छीन ले जाता हूँ।
तो जब कमाते नहीं हो तो फिर तुमने ये बताइए हत्या उसकी कैसे की आपने? वो अब दिमाग में आ गया और हो गया। वो पहले उसको ले गए थे हम, बाद में पिछला गए। तो ये तो मोबाइल था जितेंद्र पे? हाँ, उसके मोबाइल था, गर्ल टच का मोबाइल था उसके पास में, और हम उसको ले गए थे बाद में पिछला के ना। तो हमने पहले मांगा था, मैंने भाई पहले मेरे पैसे दे दे, पैसे तो घर का मेरे पास नहीं है, तो इन्हें मोबाइल दे दे, ले ली 2-3 दिन बाद कि नहीं। तो इतने में मैंने उसको धक्का मार दिया, वो गिर गया, उसके सिर में चोट आ गई और बेहोश होकर पकड़ लिया हमने, मिट्टी डाल दी, मार दिया उसको गर्दन दबा के। गर्लफ्रेंड क्या बोली आपसे? गर्लफ्रेंड जी बोली कि तुम मोबाइल टच का मोबाइल चलाया करो। नहीं, ये मोबाइल जो तुम ले रहे थे जितेंद्र से, तो क्या इसको लेकर उसको देते? पहला मोबाइल उसको अपने लिए ले रहे थे? वो मैं अपने लिए ले रहा था कि मैं उसको अपने यूज करूं, फिर उसके बाद में उसके लिए देखता दूसरा। उसको दे दो। 6 जनवरी को जितेंद्र का शव झाड़ियों में पड़ा मिला था, जिसके खुलासे के लिए कई टीमों का गठन किया गया था। एसएसपी देहात सत्यजीत गुप्ता के नेतृत्व में लगी पुलिस टीम ने इसका खुलासा कर दिया है। जितेंद्र की हत्या करने वाले दोनों हत्यारोपियों मोनू और सुमित को जेल भेज दिया गया है, जबकि इनसे मृतक जितेंद्र के ओप्पो का एंड्रॉयड फोन भी बरामद कर लिया गया है। देखिए, दिनांक 5 जनवरी 2021 को थाना सैया में एक गुमशुदगी लिखवाई गई थी, जिसमें गुमशुदगी मृतक जो है जितेंद्र की उसकी लिखवाई गई कि ये 4 बजे अपने घर से फ्रेश होने के लिए खेत में गया और 4 या 5 घंटे होने के बाद भी ये घर नहीं आया। पूरे गांव हमने तलाश किया लेकिन ये मिल नहीं रहा है। थाना सैया पुलिस ने तत्काल इसकी गुमशुदगी दर्ज कर ली थाने पे। उसके बाद थाना सैया इसकी मतलब लड़के को तलाश करने के लिए जुट गई। अगले ही दिन 6 तारीख को सूचना ये मिली थाना सैया पे कि एक सरसों का खेत है, थाना सैया क्षेत्र के अंतर्गत ही। उस सरसों के खेत में एक डेड बॉडी मिली है, जिसके हाथ और मुंह बंधे हैं। तत्काल थाना सैया की पुलिस फोर्स वहां पहुंची। उस बॉडी की जब शिनाख्त की गई तो शिनाख्त में मालूम चला कि जो एक दिन पहले गुमशुदगी लिखवाई गई है, ये बॉडी उसी व्यक्ति की है, उसी लड़के की है। इसके उपरांत जो जिन्होंने गुमशुदगी लिखवाई थी उनसे संपर्क किया गया, उनको बताया गया और उनसे जो मोबाइल नंबर उसके थे और जो उसके दोस्त थे, जो उसके और भी जो रिलेटिव्स थे, उनके संबंध में पूरी जानकारी इकट्ठा की गई और वो सीडीआर, वो टावर डंप के बेस पे थाना सैया की पुलिस ने पूरा मैटर को डेवलप किया और डेवलप करते करते जो इनके मेन जो मुलजिम हैं जिन्होंने ये घटना कारित की, उस पर थाना सैया की पुलिस फोर्स ने उनको पकड़ा। जो मेन उसमें अभियुक्त हैं जिन्होंने ये घटना कारित की है वो है मोनू पुत्र सुखवीर निवासी इमली बस्ती थाना सैया और दूसरा है सुमित पुत्र रूप सिंह निवासी इमली बस्ती कस्बा थाना सैया। जितेंद्र हत्याकांड का खुलासा करने वाली पुलिस टीम को एसपी देहात की ओर से प्रशस्ति पत्र दिया गया है और खुलासा करने वाली टीम की पुलिस अधिकारियों ने पीठ थपथपाई है। ताज महोत्सव को रद्द और रावी इवेंट कंपनी के मिडनाइट बाजार को मंजूरी दे, अब जिला प्रशासन फंसता हुआ नजर आ रहा है। अब विपक्ष सत्ता के इशारे पर जिला प्रशासन पर मनमानी का आरोप लगा रहा है, तो वहीं कोरोना के चलते ताज महोत्सव को रद्द किए जाने को लेकर विपक्ष के साथ पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों ने जिला प्रशासन पर कई आरोप लगाए हैं। ताज महोत्सव को रद्द करने और रावी इवेंट कंपनी के मिडनाइट बाजार को मंजूरी दे, अब जिला प्रशासन फंसता हुआ नजर आ रहा है। अब विपक्ष सत्ता के इशारे पर जिला प्रशासन पर मनमानी का आरोप लगा रहा है, तो वहीं कोरोना के चलते ताज महोत्सव को रद्द किए जाने को लेकर विपक्ष के साथ पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों ने भी जिला प्रशासन पर कई आरोप लगाए हैं। पर्यटन से जुड़े लोगों के साथ विपक्षी दलों के लोगों का कहना है कि कोरोना के चलते जहां ताज महोत्सव में आने वाली भीड़ को लेकर कोरोना संक्रमण फैलने की बात कहते हुए जिला प्रशासन ने आगरा के ऐतिहासिक ताज महोत्सव को निरस्त कर दिया है, तो वहीं रावी इवेंट कंपनी के सामने नतमस्तक होते हुए जिला प्रशासन ने कोठी मीना बाजार मैदान में लगने वाले मिडनाइट बाजार जैसे बड़े भीड़भाड़ वाले आयोजन को मंजूरी दे दी है। विपक्षी दलों के साथ पर्यटन जगत से जुड़े लोग भी प्रशासन के फैसले पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं। पर्यटन उद्योग के साथ विपक्षी दलों के लोगों का कहना है कि रावी इवेंट द्वारा लगाए जाने वाले मिडनाइट बाजार में भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। ऐसे में कोरोना का नाम लेकर ताज महोत्सव को रद्द करना और रावी इवेंट जैसे प्राइवेट कंपनी के आयोजन मिडनाइट बाजार को मंजूरी देना उनकी समझ से परे है। ऐसी प्रशासन के सामने क्या मजबूरी थी? किस राजनीतिक दल या किस राजनीतिक नेता का
प्रेशर था प्रशासन पे, जो उसको मंजूरी देने का काम किया मिडनाइट बाजार, उसकी क्या जरूरत थी। एक तरफ सभी धर्म स्थलों पे पूजा तक करने की आज मंदिर मस्जिदों में परमिशन नहीं है। राम बारात रद्द कर दी हो, गणेश पूजा रद्द कर दी हो, जनकपुरी रद्द कर दी हो, इतने बड़े बड़े आयोजन धार्मिक रद्द कर दिए गए हों, उसी के अंतर्गत इस तरीके का ये करना है कहीं ना कहीं प्रशासन आगरे का सवाल के घेरे में है। किसी राजनीतिक प्रेशर के दबाव में इसको परमिशन दी गई है। ऐसे में जब पर्यटन उद्योगी प्रशासन के मिडनाइट बाजार लगाने के फैसले पर सवाल खड़े कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ताज महोत्सव से जहां लोगों को भारतीय संस्कृति से रूबरू होने का मौका मिलता था, तो ताज महोत्सव आने वाले कलाकार हस्तशिल्पियों को भी यहां अपनी कला दिखाने के साथ रोजी रोटी कमाने का अवसर मिलता था। तो विपक्षी दल सीधे सीधे प्राइवेट कंपनी के मिडनाइट बाजार को अनुमति देने पर इस बाजार को आयोजित करने वाली रावी इवेंट कंपनी के सामने प्रशासन के नतमस्तक होने का आरोप लगा रहे हैं। और अगर उसको अनुमति दी गई है तो अन्य जो आयोजन है, जो यहाँ के पर्यटन क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो यहाँ के रोजी रोजगार से जुड़े हुए हैं, जो जिससे कि हम लोगों की सारी उम्मीदें हैं कि ताजमहल के बाद में जहाँ पे टूरिस्ट का प्रतिबंध धीमे धीमे करके प्रशासन ने कम कर दिया है और वहाँ पे अब निर्बाध रूप से टूरिस्ट जा रहा है, तो यहाँ पे ताज महोत्सव भी चालू होना चाहिए था। अगर उसको बंद किया गया तो किसी भी प्रकार के आयोजन शासन प्रशासन को नहीं अनुमति देनी चाहिए। क्या लगता है आपको, सत्ता के दबाव में कहीं ना कहीं ये परमिशन दी गई है ऐसा कुछ? अगर ऐसा हो रहा है तो ये बहुत गलत बात है कि अगर सत्ता के दबाव में आकर के शासन प्रशासन कर रहा है। ये जो कोविड काल के नियमों को लेकर के किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरतनी चाहिए। ताज महोत्सव का रद्द किया गया है, क्या परिस्थितियां रही? आगरा जनपद में ताज महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष 18 से 27 फरवरी के बीच किया जाता था। इस वर्ष कोविड के दृष्टिगत इस आयोजन को ताज महोत्सव समिति जो है उसने निर्णय लिया कि स्थगित रहेगा। तो इस साल जो है ताज महोत्सव आगरा में संपन्न नहीं होगा। क्या लगता है कि आने वाले दिनों में इसके होने की संभावना है कुछ? अगर परिस्थितियां कोविड के दृष्टिगत कुछ अनुकूल हुई तो फिर संभावना उसमें हो सकती है। इसमें भी ताज महोत्सव समिति इस बारे में जो है निर्णय लेगा। बता दें, यह कोई पहला मामला नहीं है जब आगरा के जिला प्रशासन ने जनता से जुड़े किसी कार्यक्रम को कोरोना का नाम लेकर रद्द किया हो। इससे पहले भी आगरा की ऐतिहासिक जनकपुरी, राम बारात, गणेशोत्सव जैसे धार्मिक आयोजनों पर भी कोरोना का डर दिखाकर जिला प्रशासन इन कार्यक्रमों को रद्द कर चुका है। तो वही लगातार जिला प्रशासन प्राइवेट कंपनी द्वारा कराए जाने वाले बड़े भीड़भाड़ वाले कार्यक्रमों को लगातार मंजूरी दे रहा है। ऐसे में अब लोग जिला प्रशासन की मंशा और कथनी करनी पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। आगरा भाजपा पूर्व विधायक जगन प्रसाद गर्ग के बेटों व पत्नी के खिलाफ परिवार पर हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ है। कोर्ट के आदेश के बाद दर्ज हुआ हत्या का मुकदमा 18 फरवरी 2020 को घर से मृतक मनोज मित्तल पैसे मांगने विधायक के घर गए तो मृतक मनोज मित्तल वापस नहीं लौटे। उनका शव मथुरा गोकुल बैराज के पास मिला। मृतक मनोज की पत्नी प्रीति मित्तल का आरोप है कि मेरे पति की साजिश करके हत्या की गई है। तीनों के खिलाफ थाना लोहा मंडी में मुकदमा दर्ज करने के आदेश हुए हैं। अब देखना यह होगा कि इस पूरे मामले में पुलिस की विवेचना में क्या निकल कर आएगा। आगरा रिंग रोड निवासी मनोज मित्तल की हत्या का आरोप विधायक परिवार पर लगा है। ये मुकदमा मृतक की पत्नी प्रीति मित्तल ने कोर्ट के आदेश पर कराया है। मृतक मनोज मित्तल से सौरभ गर्ग और वैभव गर्ग के पिता जगन प्रसाद गर्ग ने 10 लाख रुपए की रकम जमीन के नाम पर लिए थे। कुछ समय बाद भाजपा विधायक की मौत हो गई, जिसके बाद मृतक मनोज मित्तल द्वारा विधायक के परिवार से बार बार पैसे मांगे गए, लेकिन उन्हें पैसे नहीं दिए और जब पैसे का तगादा कई बार किया गया तो उनका आरोप है कि उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। थाना लोहा मंडी क्षेत्र में मनोज मित्तल नाम के एक व्यक्ति जिनकी मृत्यु हुई थी, उनके शव जो है वो फरवरी महीने में 2020 में मथुरा में उनका शव प्राप्त हुआ था, मिला था पुलिस को। उसी पे प्रीति मित्तल जो उनकी पत्नी है, उन्होंने 156(3) में यह मुकदमा 3 लोगों के खिलाफ दर्ज किया है, सौरभ गर्ग, वैभव गर्ग और लक्ष्मी देवी। इनके खिलाफ अभी विवेचना प्रचलित है। जो भी एविडेंसेस है, सभी एविडेंसेस को एकत्रित किया जाएगा और फिर इसमें डिसाइड किया जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है। 18 फरवरी 2020 को घर से मृतक मनोज मित्तल पैसे मांगने विधायक के घर गए तो मृतक मनोज मित्तल वापस लौट कर नहीं आए। उनका शव मथुरा गोकुल बैराज के पास मिला। मृतक मनोज की पत्नी प्रीति मित्तल का आरोप है कि मेरे पति की साजिश करके हत्या की गई है। पूर्व जिनकी हत्या का आरोप प्रीति ने विधायक जगन प्रसाद गर्ग के बेटे सौरभ गर्ग, वैभव गर्ग
व पत्नी लक्ष्मी देवी पर लगाया है। मेरे पति ने पैसे दिए थे उनको, उन्होंने पैसे नहीं दिए, वो 3-4 चक्कर लगाते रहते थे। कौन है आपके पति? मनोज मित्तल। किसको दिए थे पैसे? सौरभ गर्ग और बेवक गर्ग, उनकी पत्नी लक्ष्मी को उन्होंने दिए। उन्होंने कल आना चक्कर लगाते रहते थे। फिर एक दिन में से कह रहे थे प्रीति मेरे को सुबह तगादा लेने जाना है। मैंने कहा अच्छा, तो वो सुबह चले गए 8 बजे। फिर वो चले गए, फिर हमने इंतजार करा, वो आई नहीं। हमने 9 बजे तक इंतजार करा, एक बार ये आई नहीं। फिर फोन आया उनका कि ऐसा ऐसा कांड हो गया है। उन लोगों ने हमने भी ना सुनी हमारी। किसने क्या किया है? सौरभ गर्ग और बेवक गर्ग ने मेरे पति को मार डाला, हत्या कर दी। मेरे बच्चों को भी नहीं देखा। अब आप क्या चाहती हैं? यही चाहती हूँ कि उन सबको सजा हो जाए फांसी की। और मेरे पति तो मारने वाले हैं नहीं, छोटे छोटे बच्चे, उनको सख्त की सख्त कार्रवाई की जाए। कमलेश मित्तल। कमलेश जी, क्या हुआ था? ऐसा मेरे बेटे के पैसे चाहिए थे, दोनों 100 रुपये। तो वो पैसे निकल लिए क्यों गए थे, वो मना टाल देते थे एक तरफ से, तो टाल देते थे। बच्चे कहते थे, बच्चे क्या नाम है। अब एक दिन ऐसा आया, कहने लगे पैसे लेने जा रहा हूँ, तो उन्हें पैसे तो दिए नहीं। उनने हत्या सब मिलके, सब भाई ने मैया ने कोई मिलके सदा करके उनकी हत्या कर दी। अब मैं चाहती हूँ सरकार मेरी ऐसा करे तो उनको भी सजा मिलनी चाहिए। ठीक। प्रीति ने कई बार थाने के चक्कर काटे, लेकिन उनका मुकदमा दर्ज नहीं हो सका। उसके बाद प्रीति ने न्याय के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अब कहीं आकर इन तीनों के खिलाफ थाना लोहा मंडी में मुकदमा दर्ज करने के आदेश हुए हैं। अब देखना यह होगा कि इस पूरे मामले में पुलिस की विवेचना में क्या निकल कर आएगा। लोगों के साथ धोखाधड़ी और टप्पेबाजी करने वाले गैंग के एक सदस्य को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। थाना MM गेट पुलिस को मिली यह सफलता काबिले तारीफ है। गैंग के सदस्य से 10,500 नगद, 1 कार और बरामद किया गया है, जबकि इस गैंग के 5 लोगों के नाम सामने आए हैं। आगरा शहर में लोगों के साथ धोखाधड़ी और टप्पेबाजी करने वाले गैंग के सदस्य को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह सफलता ताजनगरी आगरा की थाना MM गेट पुलिस को मिली है। बताया जा रहा है कि ये लोग बड़े स्तर पर लोगों के साथ ठगी करते थे। खुलासा करते हुए आगरा पुलिस ने बताया कि अंतर्राज्यीय टप्पेबाज गैंग के सदस्य अख्तर से 10,500 नगद, 1 मोबाइल फोन भी बरामद किया गया है। देखिए, एक टप्पेबाजी की एक घटना का एक मामला संज्ञान में आया था MM गेट थाने पे। उस टप्पेबाजी घटना में हुआ यूं था कि एक जो व्यापारी था धौलपुर का, उसके साथ टप्पेबाजी हुई थी। वो जब यहाँ शहर में आया था तो कुछ व्यक्तियों द्वारा बताया गया कि आगे पुलिस के द्वारा चेकिंग की जा रही है, नया साल है और नए साल में पुलिस बहुत कड़ाई से चेक कर रही है। कोई नशा अगर आपके बैग में है या फिर कुछ ज़्यादा आपके पास पैसा है तो सावधान रहना है। और यही उनको, जो उनके गिरोह के मेंबर थे, उन लोगों ने उसको बहला फुसला के गुमराह करके उससे 1,50,000 के जो 2 उसके पास गड्डियाँ थी, उसको उनके साथ टप्पेबाजी की और उसको बेवकूफ़ बनाते हुए उसके साथ ये टप्पेबाजी की घटना कारित की। MM गेट पुलिस ने इस पूरी घटना में काफ़ी अच्छा वर्कआउट करते हुए पूरा डेवलप किया। डेवलप करने के बाद जो इसमें मुलजिम है, मालूम चला कि ये मुंबई में किसी जेल में अभी है, उसका ट्रांजिट रिमांड बनवाया। ट्रांजिट रिमांड बनवाने के बाद उसको यहाँ पे लाया। मुलजिम से पूछताछ की गई तो मुलजिम ने फिर बताया कि जो ये घटना टप्पेबाजी की कारित करते हैं उसमें ये बाइक इस्तेमाल करते हैं। बाइक के साथ साथ एक अर्टिगा कार है और इनका जो पूरा गिरोह है ये काफ़ी बड़ा एक गिरोह है। जो हमें अभी तक सूचना मिली है, कुछ 6-7 लोगों का पूरा ये गैंग है और ये इंटर स्टेट मतलब अंतर्राज्यीय स्तर पे ये घटनाएं कारित करते हैं। दरअसल धौलपुर राजस्थान के रहने वाले सुनील ने थाना MM गेट पुलिस को 29 दिसंबर 2020 को शिकायत की थी कि कुछ लोगों ने उसके साथ ठगी की है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर ठगी करने वाले लोगों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए तो पुलिस को सफलता मिल गई। बताया यह भी जा रहा है कि इसमें 5 लोगों के नाम और सामने आए हैं, जिसमें महाराष्ट्र का रहमत और बरकत, कासिम राजस्थान का अली हुसैन, मध्य प्रदेश का समीर और भोपाल का मिशन भी शामिल है। तो वहीं पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी का आपराधिक इतिहास भी खंगाल लिया है। बताया जा रहा है कि फरार आरोपी रहमत के खिलाफ 14 मुकदमे दर्ज हैं, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम लगा दी गई है। एक अर्टिगा कार जो गाड़ी महाराष्ट्र के नंबर पर रजिस्टर्ड है वो बरामद हुई और एक मोबाइल भी इनके द्वारा बरामद किया गया। MM गेट पुलिस ने काफ़ी बढ़िया ये कार्रवाई की है और इतने बड़े गिरोह के मतलब पूरे सरगना का भंडाफोड़ हुआ है। पहला एक व्यक्ति गिरफ्तार हो गया है
जो गिरफ्तार व्यक्ति है उसका नाम है अख्तर पुत्र जावेद आलम अंसारी, निवासी मोहल्ला समद नगर, थाना भिवंडी, जनपद ठाणे, मुंबई। और इसने जो और नाम बताए हैं जो प्रकाश में आए हैं मुकदमे में, वो उनके नाम है 6 व्यक्ति हैं। नाम है रहमत पुत्र सैफुल्ला, बरकत पुत्र सैफुल्ला, ये लोग हैं ठाणे महाराष्ट्र के। फिर कासिम जिला ठाणे महाराष्ट्र, अली हुसैन निवासी जयपुर राजस्थान, समीर इलियास मेमर उर्फ मोनू भोपाल निवासी मध्य प्रदेश, मिशम निवासी भोपाल मध्य प्रदेश। यानी हम देख रहे हैं कि इसमें जो गिरोह भी है वो भी मतलब किसी एक पर्टिकुलर जगह का नहीं है, ये भी अलग अलग स्टेट्स के हैं। और इन लोगों ने बहुत शातिर तरीके से एक नेटवर्क बना रखा है। हर कोई भी ऐसा बड़ा शहर नहीं है जहाँ पे इन लोगों ने घटनाएं कारित नहीं की हैं। और जो अभियुक्त रहमत पकड़ा गया है, इसके ऊपर तमाम मुकदमे हैं जो अभी तक हमने सूचना संकलित की हैं। 14 मुकदमे प्रकाश में आए हैं। 2012, 2013, 2016, 2020 के भी मुकदमे इसमें दर्ज हैं। ताजनगरी आगरा में टप्पेबाजी का सिलसिला वर्षों पुराना है। कई टप्पेबाजों को पुलिस जेल भेज चुकी है, मगर अभी तक लोगों के साथ धोखाधड़ी और ठगी का सिलसिला बंद नहीं हुआ है। बहुविकल्पीय प्रश्न पद्धति से हुई विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में लगभग 90% विधि छात्र फेल हो गए हैं, जिसके चलते अब यह छात्र विश्वविद्यालय में प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों की मांग है कि प्रथम व द्वितीय वर्ष की तरह उन्हें भी पास किया जाए। विश्वविद्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे ये सभी छात्र डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय से संबंध विभिन्न महाविद्यालयों में संचालित विधि पाठ्यक्रम के हैं। BA LLB और LLB का पिछले दिनों जो परिणाम आया उसमें लगभग 90% से अधिक छात्र फेल हो गए। विश्वविद्यालय ने कोरोना काल के चलते नई पद्धति अपनाते हुए सभी परीक्षाएं बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर पद्धति पर कराई थी, जिसमें परीक्षाओं की चेकिंग OMR सीट के आधार पर हुई और इस व्यवस्था में लगभग 90% से अधिक छात्र फेल हो गए। अब ये छात्र विश्वविद्यालय की ओर से लागू की गई इस व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं और प्रथम व द्वितीय वर्ष के छात्रों की तरह फाइनल ईयर में भी दोनों ही ग्रुपों के सभी छात्रों को पास किए जाने की मांग उठा रहे हैं। फर्स्ट ईयर सेकंड की तरह हमें प्रमोट किया जाए। इन्होंने हमारे साथ बड़ा ही अन्याय किया गया। इनके द्वारा थ्योरिकल परीक्षा के बजाय इनके द्वारा बहुविकल्पी ली गई, जिसके कारण कॉलेज का सभी पूरे जिले का 90% गया है। अलीगढ़, मथुरा। मैटर ये है कि हमारे LLB फाइनल के और BA LLB फाइनल की परीक्षाओं में 95% लगभग स्टूडेंट सब फेल कर दिए गए हैं। OMR सीट दी जो उसके अनुसार पेपर लिए गए, जो बिल्कुल ही न्याय विरुद्ध है। और 100 क्वेश्चन की जगह 70 क्वेश्चन दिए गए। हमारी मांग है कि हमको पास किया जाए। छात्र विश्वविद्यालय में कुलपति के न होने के कारण काफी देर तक प्रदर्शन करते रहे, जिसके चलते विश्वविद्यालय के चीफ एडिटर प्रोफेसर मनोज श्रीवास्तव और परीक्षा नियंत्रक यहां पहुंचे और उन्होंने छात्रों से विस्तार से बात की। साथ ही छात्रों की समस्याएं समझ उन्हें समस्या समाधान का आश्वासन दिया। ये वर्ष 2019-20 सत्र के LLB थर्ड ईयर और BA LLB फिफ्थ ईयर के फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं और इनकी मांग ये है कि कुछ एक इंटरनेशनल लॉ एवं अन्य प्रश्न पत्रों में ये अनुत्तीर्ण हो गए हैं और इन अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या बहुत अधिक है, ऐसा इनका कहना है। और इसका जो ब्लेम है वो विश्वविद्यालय के परीक्षा प्रणाली पे आप छात्र लगा रहे हैं। कोविड-19 के कारण उत्तर प्रदेश शासन एवं माननीय राज्यपाल महोदया के आदेश पर अंतिम वर्षों के छात्रों की परीक्षाएं OMR शीट पे कराई गई थी। इनका ये कहना है कि आपने मुझे पहले बताया नहीं। तो कोविड-19 के समय जब उत्तर प्रदेश शासन का, UGC का, MHRD का और माननीय राज्यपाल महोदय का शासनादेश निर्गत हुआ, उसके तुरंत बाद माननीय कुलपति जी ने और अखबारों में वक्तव्य भी दिया गया और शासनादेश की कॉपी विश्वविद्यालय के वेबसाइट पे भी अपलोड की गई कि आप अंतिम वर्ष की परीक्षा OMR शीट पर होगी। ये परीक्षा समिति का निर्णय है, ये व्यक्तिगत किसी का निर्णय नहीं है, परंतु ये कह रहे हैं कि हम इससे फेल हो गए हैं। तो ये तो आगरा विश्वविद्यालय में ही नहीं, अब तो राज्य सभी 22-23 राज्य विश्वविद्यालय में जहां भी LLB एवं अन्य अंतिम वर्ष के पाठ्यक्रम चल रहे हैं, सभी सत्रों में, सभी पाठ्यक्रमों में परीक्षा, अंतिम वर्ष की परीक्षा OMR शीट पर ही हुई है। यह छात्र कुलपति से मिलने और अपनी बात को कुलपति तक पहुंचाने के लिए अड़े रहे, जिसके चलते काफी देर तक विवाद की स्थिति बनी रही। हालांकि पिछले दिनों डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय शिक्षक संघ यानी OTA ने इन छात्रों की उन्हें परीक्षाएं किए जाने की मांग उठाई थी,
लेकिन ये छात्र परीक्षा के बजाय सभी को पास किए जाने की मांग कर रहे हैं। लॉयंस क्लब आगरा विशाल की ओर से 25वां निःशुल्क ऑपरेशन शिविर 14 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। अत्याधुनिक सुविधाओं और अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर बन रहे शांतिवेद इंस्टीट्यूट में यह ऑपरेशन शिविर होने जा रहा है, जिसमें गॉल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के साथ साथ गर्भाशय से जुड़ी समस्याओं के भी ऑपरेशन पूरी तरह से निःशुल्क किए जाएंगे। लॉयंस क्लब ऑफ आगरा विशाल एवं शांतिवेद ट्रस्ट परिवार निःशुल्क ऑपरेशन स्वर्गीय डॉक्टर दिव्या प्रकाश की पुण्य स्मृति में लॉयंस क्लब आगरा विशाल और शांतिवेद ट्रस्ट की ओर से 25वां निःशुल्क ऑपरेशन शिविर का शुभारंभ 14 जनवरी से सिकंदरा स्थित शांतिवेद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में होने जा रहा है। इस निःशुल्क ऑपरेशन शिविर के पोस्टर विमोचन कार्यक्रम में डॉक्टर अजय प्रकाश व लॉयंस क्लब ऑफ आगरा विशाल के शिविर चेयरपर्सन राजेंद्र कुमार अग्रवाल ने बताया, यह 25वां निःशुल्क शिविर स्वर्गीय डॉक्टर दिव्य प्रकाश की पुण्य स्मृति में आयोजित किया जा रहा है। शांतिवेद हॉस्पिटल पुरानी विजयनगर कॉलोनी में ऑपरेशन के लिए रजिस्ट्रेशन चालू है और 13 जनवरी तक कराए जा सकते हैं। मरीज अपने पैथोलॉजी, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, आधार कार्ड और अन्य आवश्यक रिपोर्ट साथ लेकर आए ताकि उनके अपने पंजीकरण कराने में आसानी हो। मैं राजेंद्र कुमार अग्रवाल लॉयंस क्लब आगरा विशाल का वाइस प्रेसिडेंट हूँ और इस 25वें शिविर का चेयरपर्सन भी हूँ। इसका मुझे सौभाग्य मिला। ये शिविर हमारे स्वर्गीय डॉक्टर दिव्या प्रकाश जी के पुण्य स्मृति में आयोजित किया जा रहा है। इसमें इस शिविर में पित्ताशय और गर्भाशय की जो बीमारियां हैं उसके ऑपरेशन किए जाएंगे। आगरा के अत्यंत आधुनिक, और मैं समझता हूं शायद जिस लेवल का जो हॉस्पिटल मैंने देखा हुआ है वो इंटरनेशनली लेवल का है। तो इसमें हमारे डॉक्टर सर्जन, विख्यात सर्जन हमारे अजय प्रकाश जी और श्वेतांग जी और श्रीमती ब्लॉसम प्रकाश जी ये ऑपरेशन करेंगे। ये ऑपरेशन 14 जनवरी से शुरू हो जाएंगे। इसका पंजीकरण भी शुरू हो चुका है और करीब 70-80 लोग मरीजों का पंजीकरण हो चुका है और पंजीकरण का स्थान है पुराना जो हॉस्पिटल है शांतिवेद हॉस्पिटल विजयनगर कॉलोनी, वहाँ पर अभी भी चालू है। और मेरा अनुरोध है मरीजों से कि अपने अभिभावकों के साथ जाएं तो अपने पैथोलॉजी टेस्ट, अल्ट्रासाउंड और एक्सरे हों और आधार कार्ड जरूर लेकर जाएं जिससे कि उनके पंजीकरण में सुगमता है। धन्यवाद। ऑपरेशन शहर के वरिष्ठ एवं प्रसिद्ध सर्जन डॉक्टर अजय प्रकाश, डॉक्टर श्वेतांग प्रकाश व डॉक्टर ब्लॉसम प्रकाश के सहयोग से किए जाएंगे। बहुत पुराना सदस्य हूँ। लॉयंस क्लब आगरा विशाल हमेशा सर्विस के अंदर आगे रहता है और इसको हर साल इस बात पे अवार्ड दिया जाता है। हमारी 4-5 जो सर्विस एक्टिविटीज़ हैं उसमें मेन सर्विस एक्टिविटी ये गॉल ब्लैडर और घर के ऑपरेशंस का है। और इसके अंदर जो सबसे खास बात है कि इसके अंदर किसी भी मरीज से कोई पैसा नहीं लिया जाता है और जो नॉर्मल अगर कोई ऑपरेशन कराए तो 25 से 30 हज़ार रुपये खर्च होता है, तो वो भी इसमें यहाँ उसका कोई भी पैसा हम लोग नहीं लेते हैं। और इसके साथ साथ अगले 7 दिन की उसको दवाई भी देते हैं और फिर फॉलोअप में भी डॉक्टर साहब उसको फ्री देखते हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक समाज के लिए लॉयंस विशाल की तरफ से ये एक बहुत बड़ा कार्य है और इसका रजिस्ट्रेशन जो है वो ऑलरेडी 4-7 तारीख से शुरू हो चुका है और अब की ये खास डॉक्टर दिव्या प्रकाश जी के स्मृति में इसमें खास जो है ये इनको समर्पित किया गया है। और जैसा डॉक्टर साहब ने बताया है कि अगर ये ऑपरेशन 100 से ज़्यादा भी अगर उनके पास मरीज आ जाते हैं तो उनको भी निःशुल्क दिया जाएगा। सभी जितने भी ऑपरेशन होंगे उन सब के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और मुझे उम्मीद विगत 24 साल से हम लोग एक लायंस क्लब आगरा के साथ मिलकर के निःशुल्क ऑपरेशन कैंप रन कर रहे हैं 1997 से। और इस कैंप की जो बहुत ही विशेष बात अब तक जो रही है वो ये है कि इसमें पेशेंट्स को देखने का केवल जो है वो प्रावधान नहीं है, इसमें ऑपरेशन का भी और ऑपरेशन भी जो कि काफ़ी बड़े ऑपरेशन समझे जाते हैं उनको इसमें
निःशुल्क अपने उन निर्बल भाइयों बहनों के लिए जो कि किन्हीं कारणवश अपनी इस शरीर की व्याधा से मुक्ति नहीं पा पाते हैं, उनके लिए हम लोग इसको ऑर्गेनाइज करते चले आ रहे हैं। इस ऑपरेशन में पित्ताशय की पथरी का ऑपरेशन मात्र एक छिद्र द्वारा किया जाता है और मरीज जो है वो 4-6 घंटे के अंदर ही मुंह से आहार लेना शुरू कर देता है और अमूमन 24 घंटे के अंदर ही उसको स्वास्थ्य लाभ पा करके वो वापस घर चला जाता है। तो इस सेवा भाव से इसको सन 97 से शुरू किया गया था और इस साल का जो कैंप है इसमें ये 25वां गिनती वाइज तो नंबर है, मगर इस बार को हम लोग डेडिकेट कर रहे हैं इस शांतिवेद परिवार की मुख्य सदस्य को। डॉक्टर श्वेतांग प्रकाश ने बताया कि इस शिविर में कोरोना प्रोटोकॉल का विशेष रूप से पालन किया जाएगा, लिहाजा 14 जनवरी से ऑपरेशन शुरू कर दिए जाएंगे और प्रतिदिन लगभग 10 से 15 ऑपरेशन किए जाएंगे। सभी मरीजों के साथ केवल एक ही तीमारदार यहां रह सकेगा। वहीं कोरोना टेस्ट के बाद ही मरीज भर्ती किए जाएंगे और ऑपरेशन से पूर्व एंटीजन टेस्ट भी कराया जाएगा। वहीं उन्होंने बताया कि प्रत्येक ऑपरेशन के बाद ऑपरेशन थिएटर को पूरी तरह से सैनिटाइज कराया जाएगा, जिसके बाद अगला मरीज ऑपरेशन के लिए लाया जाएगा। बताया डॉक्टर साहब ने, ये कैंप पिछले 25 सालों से हो रहा है। इस बार ये स्पेशल इसीलिए है क्योंकि मेरी माता जी की मेमोरी में है। उनको याद करते हुए हम लोगों ने गर्भाशय से भी मतलब जो समस्या है उनका भी निवारण करेंगे, जो कि ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ऑल द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी होगा। इसमें डॉक्टर जयप्रकाश जी, मैं खुद, डॉक्टर ब्लॉसम और डॉक्टर मधु प्रकाश जी गायनोकोलॉजिस्ट, ये लोग बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन करेंगे। इसमें भी दूरबीन विधि द्वारा सब मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी होगी, जिससे कि 1 से 24 घंटे के अंदर पेशेंट डिस्चार्ज कर दिए जाएंगे। मुख्य बात यह है, इस बार ये सारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के एक नए अस्पताल जो कि शांतिवेद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, वहाँ पे लायंस क्लब ऑफ आगरा के सहयोग से किया जाएगा। और कुछ चीज़ों को बिल्कुल हम लोगों ने पैंडेमिक के लिए फॉलो करते हुए बिल्कुल रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया है कि सभी पेशेंट्स का हम लोग प्री ऑपरेटिव कोरोना जिस दिन सर्जरी होनी है ओटी से जाने से पहले एंटीजन और एंटीबॉडी टेस्ट किया जाएगा। वहीं उन्होंने बताया कि ये सभी ऑपरेशन इस वर्ष बाईपास रोड पर बने रहे शांतिवेद इंस्टीट्यूट में कराए जाएंगे। साथ ही यहाँ आने वाले दिनों में गरीब, असहाय व बीपीएल कार्ड धारक महिलाओं की डिलीवरी व गर्भाशय से जुड़ी समस्याओं के ऑपरेशन भी पूरी तरह से निःशुल्क कराए जाएंगे। पेशेंट की मात्रा मतलब उनके साथ रहने वाले रिश्तेदारों को, तीमारदारों को एक पेशेंट के साथ एक ही जने को अलाउ किया जाए, जिससे कि हम सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कोरोना से पैंडेमिक से एसोसिएटेड है सबको फॉलो करेंगे। इस बार हर सर्जरी को ओटी करने के बाद, दूसरे ओटी के बाद, तीसरे ओटी के बाद, चौथे ओटी के बाद, 5वें, इस तरीके से कंटिन्यूस स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस चलता रहेगा। हमारे पास नंबर ऑफ ओटीज पिछली बार जैसे 2 हुआ करते थे इतने 25-24 सालों में, अब हमारे पास 7-8 ओटी हैं, जिनको हम एक ओटी के बाद फिर स्टेरिलाइजेशन करने के बाद दूसरा पेशेंट को दूसरे ओटी में लगा के कंटिन्यूस सर्कल में पेशेंट्स रहेंगे। तो उससे सारे सेफ्टी प्रोटोकॉल्स और स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शन के सारे रूल्स हैं वो फॉलो किए जाएंगे। आशा करते हैं कि ये कैंप सक्सेसफुल रहेगा और आगे भी अब ये है कि जितने भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी हैं या जिनके पास बिलो बीपीएल कार्ड है, यहाँ पे हम लोग एक डॉक्टर दिव्या प्रकाश मेमोरियल वार्ड शुरू कर रहे हैं, जहाँ पे डिलीवरी और सिजेरियन की सेवाएं आजीवन भर मतलब विदाउट एनी कॉस्ट टू द पेशेंट दी जाएंगी। निःशुल्क ऑपरेशन का उद्देश्य उन जरूरतमंद लोगों की मदद करना है जो आर्थिक तंगी के अभाव में अपने स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रखते हुए भी ये जरूरी ऑपरेशन नहीं करा पाते। शिविर में लगभग 100 मरीजों के ऑपरेशन का लक्ष्य रखा गया है और अब तक लगभग 80 मरीज ऑपरेशन के लिए अपना नामांकन करा चुके हैं। तेलीबाग स्थित समविन स्विमिंग एकेडमी में उत्तर प्रदेश राज्य तैराकी संघ के चुनाव संपन्न हुए। इन चुनावों में उत्तर प्रदेश के हेल्थ व फैमिली प्लानिंग मिनिस्टर जय प्रताप सिंह को अध्यक्ष, लखनऊ के रवीन कपूर को सचिव व अजय कुमार सक्सेना को कोषाध्यक्ष चुना गया। उत्तर प्रदेश तैराकी संघ में आगरा की भी भागीदारी देखने को मिली। आगरा के राहुल पालीवाल को उपाध्यक्ष और उमेश शर्मा को प्रदेश कमेटी में संयुक्त सचिव चुना गया।
तेलीबाग स्थित समविंग स्विमिंग एकेडमी में उत्तर प्रदेश राज्य तैराकी संघ का चुनाव संपन्न हुआ। इन चुनावों में उत्तर प्रदेश के हेल्थ व फैमिली प्लानिंग मिनिस्टर जय प्रताप सिंह को अध्यक्ष, लखनऊ के रवीन कपूर को सचिव व अजय कुमार सक्सेना को कोषाध्यक्ष चुना गया। 28 साल बाद उत्तर प्रदेश तैराकी संघ को जय प्रताप सिंह के रूप में नया अध्यक्ष मिला है, तो वहीं वर्तमान अध्यक्ष महाराजा जूदेव सिंह को आजीवन अध्यक्ष सर्वसम्मति से बनाया गया। आगरा जिला तैराकी संघ के अध्यक्ष राहुल पालीवाल को इन चुनावों में उपाध्यक्ष, आगरा संघ के सचिव उमेश शर्मा को संयुक्त सचिव निर्वाचित घोषित किया गया। सभी पदों पर निर्विरोध चुनाव संपन्न हुए। वहीं संरक्षक के रूप में रिटायर्ड जस्टिस यूके धवन, पूर्व मंत्री फरीद अहमद व रिटायर्ड आईपीएस तोतापा सान्याल को बनाया गया है। उत्तर प्रदेश तैराकी संघ के चुनाव का सत्र 2020 से 2024 तक रहेगा। वहीं सारी चुनाव प्रक्रिया रिटर्निंग ऑफिसर उत्तर प्रदेश रोइंग एसोसिएशन के सचिव सुधीर कुमार शर्मा की देखरेख में संपन्न हुई। आगरा जिला तैराकी संघ के 2 पदाधिकारियों को उत्तर प्रदेश तैराकी संघ में जो 2 महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिली हैं, हमारे अध्यक्ष श्री राहुल पालीवाल जी को उपाध्यक्ष बनाया है और इसके साथ साथ मुझे सचिव आगरा जिला तैराकी संघ को संयुक्त सचिव के रूप में जो जिम्मेदारी दी है, हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि प्रदेश लेवल पर हम अपनी पूरी सहभागिता दिखाएं और आगरा की जिले की तैराकी को और ऊपर उठाने का पूर्ण रूप से हम प्रयास करेंगे। साथ ही मैं प्रदेश नेतृत्व का, अपने जिला तैराकी संघ के प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश सचिव का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। वहीं लखनऊ के क्रीड़ा अधिकारी जितेंद्र यादव व उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यवेक्षक के रूप में उपस्थित रहे। वहीं आगरा जिला तैराकी संघ के अध्यक्ष राहुल पालीवाल व सचिव उमेश शर्मा ने विश्वास दिलाया है कि उत्तर प्रदेश में आगरा को मिली इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी से आगरा के तैराकों को निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। इसका सारा श्रेय जो आगरा को 2 बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है, एक उपाध्यक्ष के रूप में और एक संयुक्त सचिव के रूप में, इसका मैं कहूंगा कि सारा श्रेय हमारे बहुत ही मेहनती सेक्रेटरी उमेश शर्मा और उनकी पूरी टीम को जाता है, क्योंकि जो उन्होंने काम किया आगरा में उसकी आवाज़ पूरे प्रदेश में गई और वो उस काम को रिकग्निशन के रूप में आज हमको ये 2 महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां जो मिली हैं उससे आगरा को काफ़ी लाभ होगा। मुझे विश्वास है कि हम लोग इसके माध्यम से आगरा में तैराकी को काफ़ी आगे बढ़ा पाएंगे और यहाँ हमारा एक प्रयास और भी है कि हम जल्दी एक ऑल वेदर स्विमिंग पूल आगरा में बनाएं, जिससे पूरे 12 महीने हमारे जो स्विमर्स हैं वो प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें। बहुत सारी हमारी स्कीम्स हैं और इन सब को लेके ये जो हमें जो 2 जिम्मेदारियां मिली हैं उससे हमको काफ़ी लाभ होने वाला है और जल्दी आप देखेंगे कि आगरा में प्रदेश के चैंपियंस स्विमर चैंपियंस निकलेंगे आगरा से। और इसी विश्वास के साथ मैं एक बार पुनः उमेश जी और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। राहुल पालीवाल उमेश शर्मा के निर्वाचन पर आगरा जिला तैराकी संघ के पदाधिकारियों ने हर्ष व्यक्त किया है। वहीं विभिन्न खेल संघों के पदाधिकारियों ने भी उनको शुभकामनाएं दी। फिलहाल यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मूल न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस नजरिया, स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें एसएमएस कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और एसएमएस करें 963900। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। अब रुक करते हैं आगे की खबरों पर। अम्बेडकर विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्र संगठन, सपा छात्र सभा और एनएसयूआई के 3 छात्रों पर विश्वविद्यालय के कार्यालय में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसको लेकर दोनों ही संगठन के पदाधिकारियों ने कुलपति कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया।
छात्रों का कहना था कि जब तक कुलपति उनसे नहीं मिलेंगे और अपना आदेश वापस नहीं लेंगे, वे प्रदर्शन बंद नहीं करेंगे। वहीं छात्रों का कहना था कि यदि विश्वविद्यालय के कर्मचारी छात्रों की समस्याएं सुनकर उनका समाधान कर दें, तो उन्हें यहां आने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय ने पिछले दिनों 3 छात्र नेताओं के विश्वविद्यालय के विभिन्न कार्यालयों में घूमने व कर्मचारियों पर दबाव बना किसी भी तरह से काम करने को पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था। ये तीनों छात्र संगठन सपा छात्र सभा व NSUI से जुड़े थे, जिसके चलते दोनों ही छात्र संगठनों के पदाधिकारियों ने सोमवार को विश्वविद्यालय में प्रदर्शन किया। छात्र नेताओं ने कुलपति के इस फैसले को पूरी तरह से तानाशाही निर्णय करार दिया। छात्र नेताओं की दलील थी कि यदि विश्वविद्यालय में छात्रों की समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान हो जाए तो उन्हें आने की आवश्यकता ही न पड़े। छात्रों ने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार व्याप्त है, जिसके चलते छात्रों के काम लटकाए जाते हैं और इसी कारण उन्हें आना पड़ता है। अपूर्व शर्मा, छात्र नेता NSUI। देखिए, मांगे तो मुद्दों से भरा हुआ है विश्वविद्यालय, यहाँ काम कम फर्जीवाड़ा ज्यादा होता है। कुलपति जी ने छात्र नेताओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आखिर किस भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए और क्या नई भ्रष्टाचार की शुरुआत करने के लिए उन्होंने छात्र नेताओं को बैन लगाया है। छात्र नेता छात्रों के अधिकार के लिए लड़ते हैं, उनका काम नहीं होता है तो उनके काम कराते हैं और ये आरोप लगाते हैं कि छात्र नेता अंदर नहीं घुसेंगे और उनको प्रतिबंध कर दिया जाता है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूँ, ये हिटलर शाही रवैया आपका नहीं चला था, पिछले वालों का नहीं चला था, तो आपका नहीं चला था। हमारा धरना जारी रहेगा जब तक कुलपति जी आगे हमारी मांग नहीं मान लेंगे और सुन नहीं लेंगे। छात्र नेताओं ने अपनी समस्याओं का ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें उन्होंने आवेदन के बाद ओरिजिनल डिग्री 10 दिन के अंदर देने, प्रोविजनल डिग्री 1 दिन के भीतर देने, अंक तालिका 3 दिन के अंदर जारी करने और माइग्रेशन 1 दिन के अंदर दिए जाने के साथ साथ विश्वविद्यालय में जल्द से जल्द छात्र संघ चुनाव किए जाने की भी मांग उठाई है। सतीश अग्रवाल, पूर्व प्रदेश सचिव NSUI। विश्वविद्यालय प्रशासन अपनी एक तरीके से तानाशाही पे आ चुका है, उल्टे सीधे फैसले ले रहा है। जब छात्रों की समस्या सुलझाने के लिए छात्र नेता ही नहीं आएंगे तो विश्वविद्यालय प्रशासन किस काम का। और छात्र नेता कहाँ रहता है? विश्वविद्यालय के अंदर रहता है। हमने विश्वविद्यालय प्रशासन के लिए अल्टीमेटम दिया है कि ओरिजिनल डिग्री 10 दिन में, प्रोविजनल उसी दिन में और माइग्रेशन 1 दिन में और मार्कशीट 3 दिन के अंदर दे दें। अगर नहीं देते हैं तो विश्वविद्यालय के अंदर छात्र नेता बेबस होकर जाएगा, विश्वविद्यालय पर ताला डालेगा, बंद करेगा। विश्वविद्यालय प्रशासन ने इन 5 सूत्रीय मांगों पर 5 दिन में जवाब दिए जाने व समस्याओं का निस्तारण किए जाने की मांग की है। छात्रों ने साफ कर दिया है कि यदि उनकी ये मांगे नहीं मानी गई तो विश्वविद्यालय में आंदोलन व धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होंगे। लीडर्स आगरा ने सोमवार को अध्यक्ष डॉक्टर पार्थसारथी शर्मा के कार्यालय पर अपना 5वां स्थापना दिवस लीडर्स आगरा परिवार के सदस्यों के बीच मनाया। इस मौके पर मुख्य अतिथि विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल, अध्यक्ष डॉक्टर पार्थसारथी शर्मा और महामंत्री सुनील जैन ने जन्मदिन केक काट सभी को संकल्प दिलाया कि नए सामाजिक कार्यों में प्रकल्पों को भविष्य में ज्यादा सेवा भाव से करेंगे। कार्यक्रम का संचालन महामंत्री पूर्व पार्षद सुनील जैन ने किया। लीडर्स आगरा ने सोमवार को अध्यक्ष डॉक्टर पार्थसारथी शर्मा के कार्यालय पर अपना 5वां स्थापना दिवस लीडर्स आगरा परिवार के सदस्यों के साथ मनाया। इस मौके पर मुख्य अतिथि विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल, अध्यक्ष डॉक्टर पार्थसारथी शर्मा और महामंत्री सुनील जैन ने जन्मदिन केक काट सभी को संकल्प दिलाया कि नए सामाजिक कार्यों से प्रकल्पों को भविष्य में ज्यादा सेवा भाव से करेंगे। इस अवसर पर विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल, डॉक्टर पार्थसारथी शर्मा और सुनील जैन को कार्यकर्ताओं ने शॉल पहनाकर और केसरिया पट्टिका के साथ आगरा प्रहरी सम्मान भेंट किया। आगरा का अध्यक्ष डॉक्टर पार्थसारथी शर्मा आज मेरे निवास पर आयोजित एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें हमने भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी के अलावा लीडर्स आगरा ने जो कोरोना काल में जो अहम भूमिका निभाई सेवा कार्य में, खाद्य वितरण, औषधि वितरण, मास्क वितरण एवं जरूरतमंदों को घर जाकर उनकी दवाइयाँ और सामग्री पहुँचाना, ऐसे कार्यकर्ताओं का, लीडर्स आगरा के कार्यकर्ताओं का एवं पदाधिकारियों का आज सम्मान किया गया। मेरे आवास पर सम्मानित करने के लिए हमारे क्षेत्र के विधायक आदरणीय श्री पुरुषोत्तम खंडेलवाल जी मौजूद रहे और उन्होंने भी हम सभी का उत्साहवर्धन किया। आगामी 21 फरवरी को हमारा लीडर्स आगरा का एक कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, वार्षिक समारोह, जिसमें आप सभी आमंत्रित होंगे। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने इस क्षेत्र में सेवा की है और मुझे भी ये सौभाग्य प्राप्त है कि इन सब लोगों का डायरेक्ट इनडायरेक्ट लीडर्स आगरा से भी संबंध है।
तो लीडर आगरा को भी इसका श्रेय जाता है कि जो हमारे मित्रगण हैं, हमारे साथीगण हैं और राजनीति के विद्यार्थी हैं, उन लोगों को एक सही दिशा देने का काम भी समाज सेवी संस्थाएं करती हैं, उसमें लीडर्स आगरा प्रमुख है। तो हमारे मित्रों को भी एक समाज सेवा की भावना बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका आप लोगों की है। इस मौके पर कोषाध्यक्ष राहुल जैन, हेमा जैन, अंजलि गुप्ता, निर्मला शर्मा, आयुषी गुप्ता, अरुण वर्मा, सुमेन चंद जैन, सुधीर चतुर्वेदी, करण सिंह को कोरोना काल के लॉकआउट अवधि में सेवा कार्य करने पर केसरिया पट्टी पहनाकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल ने सम्मानित व्यक्तियों की प्रशंसा करते हुए कहा, कोरोना के शुरुआती दौर में लोग भयभीत होकर घर से नहीं निकल रहे थे। उस समय इन युवाओं ने दिलेरी दिखाकर परेशान लोगों को खाद्य सामग्री, मास्क और बीमार मरीजों को विभिन्न चिकित्सकों से परामर्श दिलाकर दवाइयां भी कम दर पर घरों पर पहुंचाने का राष्ट्र हित में बड़ा कार्य किया। सुनील जैन ने अनेक लोगों के लिए रक्त तक की व्यवस्था कराई। उन्होंने कहा, ऐसे सामाजिक लोगों को सरकार को भी सम्मानित करना चाहिए। कार्यक्रम का संचालन महामंत्री पूर्व पार्षद सुनील जैन ने किया। सपा जिला संगठन में एक और विस्तार किया गया है। कुसुमलता यादव को महिला जिलाध्यक्ष की कमान सौंपी गई है। इस मौके पर कुसुमलता ने ज्यादा से ज्यादा पार्टी के महिलाओं को जोड़ने की बात कहते हुए 2022 में अखिलेश यादव के नेतृत्व में सपा सरकार बनाने की बात कही। सपा जिला संगठन में एक और विस्तार किया गया है। कुसुमलता यादव को महिला जिला अध्यक्ष की कमान सौंपी गई है। जिलाध्यक्ष रामगोपाल बघेल ने सपा कार्यालय पर बड़ी संख्या में जुटी महिलाओं के बीच कुसुमलता यादव को महिला सभा जिला अध्यक्ष का मनोनयन पत्र दिया। सपा जिला अध्यक्ष का कहना था कि पार्टी के साथ अब संगठन में भी महिलाओं को बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है। जहां कुसुमलता यादव को महिला सभा का जिलाध्यक्ष बनाया गया है, तो वहीं अलका वर्मा को पहले ही अधिवक्ता सभा और सुलेखा श्रीवास्तव को शिक्षक सभा के जिलाध्यक्ष की बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। ऐसे में पार्टी की महिला सभा के साथ दो महत्वपूर्ण प्रकोष्ठों में भी महिलाओं को अध्यक्ष बना पार्टी ने यह जता दिया है कि सपा में अब आधी आबादी की भी पूरी भागीदारी होने जा रही है। और मैं आशा और उम्मीद रखता हूं कि ये पार्टी को मजबूत करने के लिए, पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत करेंगे और 2022 में हमारी अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए चिरतोड़ लोग पार्टी में शामिल हुए दूसरे दलों से, कितने मजबूत होगी पार्टी? पूरे उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर दूसरे दलों के लोग समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। यह क्रम लखनऊ से लेकर आगरा तक लगातार चल रहा है और आगरा में कई राउंड में लोग शामिल हो चुके हैं। आज भी हमारे जनरल मोर्चा छोड़कर देव कुशवाहा जी शामिल हुए हैं अपने साथियों के साथ। इनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आगे भी आपको बड़े नाम सुनने के लिए मिलेंगे। बहुत लोग हमारे संपर्क में हैं जो समाजवादी पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं, कई पूर्व विधायक है वर्तमान में। तो वही इस मौके पर कुसुमलता ने ज्यादा से ज्यादा पार्टी में महिलाओं को जोड़ने की बात कहते हुए 2022 में अखिलेश यादव के नेतृत्व में सपा सरकार बनाने की भी बात कही। मैं श्रीमती कुसुमलता यादव, आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी के अनुसार मुझे ये जिम्मेदारी मिली है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलती हूँ। मैं पूरी तरीके से अपनी सारी महिलाओं का लेकर और हमारे माननीय रामगोपाल बघेल जी के साथ मिलकर कदम से कदम मिलाकर बहुत मेहनत करूंगी और 2022 तक इतनी मेहनत करेंगे कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री बना के ही रहेंगे। इससे पहले बड़ी संख्या में अन्य दलों से आए लोगों ने अखिलेश यादव की रीति और नीति में भरोसा जताते हुए सपा की सदस्यता ली। इस मौके पर बड़ी संख्या में महिलाओं के साथ पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे। रविवार को Xiaomi कंपनी की ओर से Mi 10i नाम का हैंडसेट लॉन्च किया गया। इस मॉडल में आई मेड इन इंडिया एंड मेड फॉर इंडिया के लिए स्टैंड करता है। यह मॉडल 108 मेगापिक्सल में 5G टेक्नोलॉजी के साथ लॉन्च किया गया है, जो कि इस प्राइस पर रेंज में पूरे भारत में पहली बार लॉन्च हुआ। ये सेट मात्र 20,999 से कस्टमर को उपलब्ध कराया जा रहा है। मेरा नाम विकास है एंड आई एम द सिटी हेड फॉर Xiaomi. वी आर लॉन्चिंग दिस 5G मॉडल इन आगरा टुडे और इस फोन के अंदर 108 मेगापिक्सल का कैमरा है। इसके अलावा ये 5G फोन है, पहला 5G फोन है जो हम इस प्राइस पे लॉन्च कर रहे हैं। क्या प्राइस है सर? इसकी प्राइस है 20,999 बेस वेरिएंट की। 750G का इसमें प्रोसेसर है और FHD स्क्रीन है। फोन जो है वो इस प्राइस सेगमेंट के अंदर बहुत ही बेहतरीन फोन है। मुझे नहीं लगता कि मार्केट के अंदर इस प्राइस सेगमेंट में कोई दूसरा मॉडल अवेलेबल है। आज से ही इसकी बिलिंग भी मार्केट में स्टार्ट हो जाएगी, तो प्रोडक्ट को आप मी स्टोर प्रीफर्ड पार्टनर से खरीद सकते हैं। मामला थाना खेरागढ़ क्षेत्र के गांव ललाई का है। उमेश नाम के किसान ने शिकोबा तहसील के कानून गौराम कुमार पर आरोप लगाया कि खेत का मामला सुलझाने को लेकर उन्होंने उससे 10,000 रुपए की रिश्वत ली,
जिसका वीडियो उसने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। दरअसल मामला थाना खेरगढ़ क्षेत्र के गांव ललाई का है। उमेश नाम के किसान ने शिकोवा तहसील के कानूनगो राम कुमार पर आरोप लगाया कि खेत का मामला सुलझाने को लेकर उन्होंने उससे 10,000 रुपए की रिश्वत ली, जिसका वीडियो उसने बनाकर सोशल मीडिया पर भी वायरल कर दिया। किसान उमेश की माने तो कानूनगो उसे बार बार फोन करके काम खत्म करने के लिए कहता था, लेकिन उसका काम नहीं हुआ और कानूनगो राम कुमार रिश्वत ले ली। उसका वीडियो उसने वायरल किया है। खेत का मामला उन्होंने फसला बदूदी करके हमसे 10,000 रुपए लिए थे। किसने लिए 10,000 रुपए? उन्होंने लिए थे राम कुमार कानूनगो। किस काम के लिए लिए थे पैसे? खेत के लिए लिए थे। कोई वीडियो वगैरह भी बनाई आपने? वीडियो बनाई थी हमने, हमारा साथ छोटा भाई भी था। उन्हें पैसे देते हुए वीडियो बना लिया? वीडियो बना लिया। अब क्या चाहते हैं आप? अब ये चाहते हैं इसको अप्लाई किया जाए। किसान उमेश ने बताया कि उनका खेत में काम था, इसी को लेकर कानूनगो ने उससे रिश्वत मांगी थी। रामकुमार कानूनगो ने उनसे 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। फिरोजाबाद स्कॉर्पियो सवार बदमाशों से एसओजी पुलिस और थाना पुलिस टीम की मुठभेड़ हुई। शिकोबाद में सराफा व्यापारी वर्मा के यहां लूट की योजना बना रहे बदमाश मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों के पैर में गोली लगने से घायल हो गए। साथ ही गाड़ी छोड़कर भाग रहे बाकी बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान धर दबोचा। घायल बदमाशों को उपचार के लिए ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। पकड़े गए बदमाशों के पास से पुलिस ने बड़ी मात्रा में असला और कारतूस बरामद किए हैं। फिरोजा स्कॉर्पियो सवार बदमाशों से एसओजी और थाना पुलिस की मुठभेड़ हो गई। शिकोबाद में सर्राफा व्यवसायी वर्मा के यहाँ लूट की योजना बना रहे बदमाश मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों के पैर में गोली लगने से घायल हो गई। गाड़ी छोड़कर भाग रहे बाकी बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद दबोच लिया। घायल बदमाशों को उपचार के लिए ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। पकड़े गए बदमाशों के पास से पुलिस ने बड़ी मात्रा में असला और कारतूस भी बरामद किए हैं। बाकी जो 7 बदमाश थे उनकी गाड़ी जब वहां पे नहर पटरी पे फंस गई है पेड़ के आगे, वो भागे हैं खेतों में, उनको घेराबंदी करके 7 को अरेस्ट किया गया है। इनकी तलाशी पे इनके पास से भारी मात्रा में असले मिले हैं, जिसमें 8 तमंचे हैं, 1 राइफल है, भारी मात्रा में कारतूस है, जो शटर तोड़ने के उपकरण होते हैं गाड़ी में मिले हैं, शराब की बोतलें मिली हैं। इनसे पूछताछ की जा रही है। अभी प्रारंभिक पूछताछ में ही हुआ कि इनकी एक आज डकैती डालने की योजना थी सिकोहाबाद कस्बे में। सर अब तक कितने लोग पकड़े गए? अब तक कुल 9 की गिरफ्तारी इसमें हुई है। बाकी बदमाश कहाँ के हैं, कौन है, इनकी पहचान की जा रही है, उनसे पूछताछ की जा रही है। और ये बहुत ही शातिर बदमाशों का गैंग है और इनसे कई घटनाओं का खुलासा हुआ। थाना शिकोवा क्षेत्र के बूढ़ा नहर पटरी पर हुई मुठभेड़ में गिरफ्त में आए बदमाशों द्वारा बताया गया कि वह पूर्व में भी कई डकैती डाल चुके हैं और एक बार फिर डकैती की वारदात को अंजाम देने जा रहे थे। इसी दरमियान पुलिस से उनकी मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान बदमाशों से मिली स्कॉर्पियो में भारी मात्रा में असला, कारतूस और शटर तोड़ने वाले उपकरण पुलिस ने बरामद किए हैं। शमशाबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत आवास विकास कॉलोनी में चोरों ने सूने मकान का ताला तोड़कर लाखों की चोरी की घटना को अंजाम दिया है। सुबह जब आसपास के लोगों ने मकान का ताला टूटा देखा तो मकान मालिक मौके पर पहुंच गए। मकान मालिक ने ममता बघेल को घटना की जानकारी दी। जानकारी होते ही वे अपने घर आई तो उन्होंने घर में बिखरा सामान देखा, जिससे उनके होश उड़ गए। सूचना पुलिस को कर दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और घटना स्थल का निरीक्षण किया। थाना क्षेत्र के आवास विकास कॉलोनी के सेक्टर 2 में नेहा मिनी गेस्ट हाउस के समीप निर्मला देवी का मकान है, जिसमें ममता बघेल प्रगतिशील समाजवादी पार्टी महिला मोर्चा राष्ट्रीय महासचिव किराए पर अपने बच्चों के साथ रहती है। वह रविवार को दोपहर अपने ननिहाल करहल थाने के सरसा गांव में गई हुई थी। सुबह जब आसपास के लोगों ने मकान का ताला टूटा देखा तो मकान मालिक मौके पर पहुंच गए। मकान मालिक ने ममता बघेल को घटना की जानकारी दी। जानकारी होते ही वो अपने घर आई तो उन्होंने घर में बिखरा सामान देखा, जिससे उनके होश उड़ गए। सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पीड़ित ने बताया कि उनके बक्से में रखे 30,000 रुपए नगद, गले का हार, झुमकी, अंगूठी, 2 कथनी, 2 जोड़ी पायल सहित लाखों रुपए का सामान चोरी कर ले गए। इस संबंध में पीड़ित ने अज्ञात चोरों के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। और मान लो अभी सूचना मिली तो अभी आई हूँ मैं। मुझे मालूम पड़ा थाने से ही फोन आया, भैया जी ने भी फोन किया, हमारा सब सामान चला गया। मैं क्या करूँ बताओ। अब पुलिस ने सूचना दी थी। कितने तक की क्या चोरी हुई है? हाँ, मेरे गले का सेट गया है और अंगूठी भी गई है, कमर का नोनी, पायले, 30,000 रुपए भी गए हैं, नगदाश हमारा सब सामान चला गया।
कोई पुलिस वगैरह आई? हाँ, पुलिस आई थी, हमें सूचना दी पुलिस ने। जब मैं आई हूँ वहाँ से तो तुरंत ही फिर हमें मालूम पड़े, भैया जी ने, मकान मालों ने फोन किया, मेरी छोटी बहन ने भी फोन किया था, सब लोगों ने बताया, तब मैं आई हूँ रोड पे। इस संबंध में थाना प्रभारी सुनील कुमार तोमर ने बताया कि चोरी की घटना उनके संज्ञान में है, जांच की जा रही है। गृह स्वामी ने चोरों द्वारा नकदी आभूषण चोरी करना बताया है। फिरोजाबाद जिले में कोरोना टीकाकरण के लिए दूसरे ड्राई रन की सोमवार को पुनः शुरुआत की गई। इस ड्राई रन के लिए स्वास्थ्य विभाग ने 13 स्वास्थ्य केंद्रों पर व्यवस्थाएं की थी। इस ड्राई रन की सर्वप्रथम सोमवार को शिकोबाद के जिला संयुक्त चिकित्सालय में शुरुआत की गई। इस बारे में सीएमओ डॉक्टर नीता कुलश्रेष्ठ ने जनपद के समक्ष वैक्सीन केंद्रों पर चिकित्सा प्रभारियों को निर्देश दिए कि पूर्व में ड्राई रन के दौरान रही कमियों को दूर करने का प्रयास जल्द कर लिया जाएगा, ताकि कहीं भी कोई चूक न हो। ड्राई रन के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग ने टीकाकरण की तैयारी पूर्ण कर ली है। फिरोजाबाद जिले में कोरोना टीकाकरण के लिए दूसरे ड्राई रन की सोमवार से शुरुआत की गई। इस ड्राई रन के लिए स्वास्थ्य विभाग ने 13 स्वास्थ्य केंद्रों पर व्यवस्थाएं की थी। इस ड्राई रन की सर्वप्रथम सोमवार को शिकोबाद के जिला संयुक्त चिकित्सालय में शुरुआत की गई। ड्राई रन की व्यवस्थाओं को डीएम चंद्रविजय सिंह ने अधीनस्थों के साथ निरीक्षण किया। इस दौरान जिला संयुक्त चिकित्सालय से सीएमएस आलोक कुमार भी उपस्थित रहे। आज मुख्य रूप से जिला संयुक्त चिकित्सालय शिकोबाद में मेरे द्वारा जो ड्राई रन वैक्सीनेशन का हो रहा है कोविड-19 का,